वेल रिब्स के ऊपर बात चल रही थी तो हम देखते हैं कि रिब्स कौन कौन सी होती हैं। रिब्स हमारे पास होती हैं बेसिकली, इसको हम दो तरीक़ों से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ देयर अटैचमेंट और दूसरी ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज़। ठीक है, तो अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर अटैचमेंट की बात देखें तो हमारे पास रिब्स टोटल होती हैं 12 पेयर्स की। तो अब अगर ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट देखें कि कौन सी रिब जो है वो हमारे पास स्टर्नम के साथ अटैच होती है और कौन सी रिब स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती। तो 1 टू 7 रिब्स जो होती हैं वो हमारे पास ट्रू रिब्स होती हैं। इनको हम एक और नाम देते हैं, वो है वर्टेब्रोस्टर्नल रिब्स। वर्टेब्रोस्टर्नल रिब्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये वो रिब्स हैं जो कि डायरेक्टली हमारे पास स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास दूसरे जो क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर 8, 9 और 10 आ जाती हैं, वो कहलाती हैं फॉल्स रिब्स। इनको हम फॉल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है ये हमारे पास डायरेक्टली जो है अपने कोस्टल कार्टिलेज के साथ स्टर्नम के पास अटैच नहीं होती, बल्कि क्या होता है कि 10th का जो कोस्टल कार्टिलेज होता है वो अटैच होता है 9th के साथ, 9th का जो होता है वो अटैच होता है 8 के साथ, 8 का जो होता है वो फाइनली अटैच होता है 7 के साथ, और फिर 7 जो है वो इन तीनों को लेके अटैच करवा देता है किसके पास, स्टर्नम के पास। अच्छा, तो जैसे ही इन तीनों की अटैचमेंट होती है ना, तो हमारे पास क्या होता है, एक ग्रूव बनता है, और सॉरी एक मार्जिन बनता है जिसको हम कहते हैं कोस्टल मार्जिन। कोस्टल मार्जिन क्या है कि ये हमारे पास इंफीरियर मार्जिन होते हैं किसके, इसके 8, 9, 10 वर्टिब्री के जो 8, 9, 10 और 11, 12 भी इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, 11, 12 वैसे तो हमारे पास फ्लोटिंग रिब्स हैं, लेकिन कोस्टल मार्जिन बनाने के अंदर 11, 12 भी आ जाती हैं। कोस्टल मार्जिन बनाने के लिए 11, 12 भी आ जाती हैं। वैसे 11, 12 जो है वो हमारे पास फ्लोटिंग रिब्स हैं और उनको सिर्फ हम वर्टेब्रल रिब्स कहते हैं। और 8, 9, 10 को हम कौन सी रिब्स कहते हैं, उनको हम कहते हैं वर्टेब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। तो ये चीज़ याद रख लेना कि हमारे पास कोस्टल मार्जिन क्या है। कोस्टल मार्जिन हमारे पास इंफीरियर एंड्स ऑफ 7 टू 12th रिब के जो इंफीरियर मार्जिन्स होते हैं उनको हम कहते हैं कोस्टल मार्जिन्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कि है ना टिपिकल और एटिपिकल रिब्स कौन सी होती हैं। टिपिकल और एटिपिकल रिब्स हमारे पास होती हैं कि टिपिकल रिब होती हैं R3 से, जैसे रिब्स के लिए मैं R कह रहा हूँ, R3 से लेके R9 तक जो रिब्स होती हैं वो हमारे पास होती हैं टिपिकल रिब्स। और 1, 2, 10, 11, 12 ये 5 जो रिब्स हैं ये हमारे पास होती हैं एटिपिकल रिब्स। अब टिपिकल और एटिपिकल का क्या कॉन्सेप्ट है, तो टिपिकल और एटिपिकल का कॉन्सेप्ट ये है कि वो रिब्स जिनमें सिमिलैरिटीज़ या सिमिलर फीचर्स आ रहे हैं उनको हम कहते हैं टिपिकल रिब, और वो रिब जिनमें सिमिलैरिटीज़ या सिमिलर फीचर्स नहीं आ रहे हैं उनको हम कहते हैं एटिपिकल रिब। ठीक है, तो टिपिकल रिब के बेसिकली तो हमें फीचर्स वगैरह पता हैं कि एटिपिकल रिब के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक हेड होता है। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या होता है कि पोस्टीरियरली होता है, और ये हेड जो होता है वो वर्टिब्री से अटैच होता है। ठीक है, एक हेड के पास हमारे पास दो फैसेट होते हैं, एक सुपीरियर फैसेट होता है और एक इन्फीरियर फैसेट होता है एक हेड के ऊपर, और ये दो फैसेट जो है वो हमारे पास सेपरेटेड होते हैं बाय अ क्रेस्ट। ठीक है, सुपीरियर फैसेट और इन्फीरियर फैसेट हेड के ऊपर होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा जैसे हम आगे जाते हैं, मतलब है ना रिब के पोस्टीरियर से थोड़ा आगे आते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आती है नेक। ठीक है, नेक के पास भी हमारे पास है ना सुपीरियर बॉर्डर और इन्फीरियर बॉर्डर होता है। सुपीरियर बॉर्डर इसका थोड़ा सा रफ एंड होता है नेक का, तो जिस वजह से इसको हम कहते हैं कि नेक क्रेस्ट भी इसको कहते हैं ना। ये नेक के सुपीरियर बॉर्डर को याद रखना, नेक क्रेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे चलेंगे, नेक के आगे हमारे पास आते हैं टुबरकल। ठीक है, अब टुबरकल्स भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है आर्टिकुलेटिंग और एक होता है नॉन आर्टिकुलेटिंग। आर्टिकुलेटिंग वाला जो होता है वो हमारे पास थोड़ा मीडियल होता है, और नॉन आर्टिकुलेटिंग वाला जो होता है वो हमारे पास लेटरल होता है। अच्छा, ये टुबरकल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये टुबरकल्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे रिब्स के ऊपर और रिब्स के भी लोअर बॉर्डर पे। ठीक है, रिब्स के जो हमारे पास दो बॉर्डर होते हैं, एक होता है ना सुपीरियर बॉर्डर और एक होता है इन्फीरियर बॉर्डर। तो इन्फीरियर बॉर्डर पे होते हैं क्योंकि इन्फीरियर बॉर्डर जो होता है वो हमारे पास होता है रफ और शार्प, और सुपीरियर बॉर्डर जो होता है वो हमारे पास स्मूथ होता है। ठीक है, तो इन्फीरियर बॉर्डर के ऊपर ये टुबरकल्स होते हैं। एक होता है आर्टिकुलेटिंग टुबरकल जो कि वर्टिब्री के ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट करेगा, और एक होता है हमारे पास कौन सा, है ना नॉन आर्टिकुलेटिंग टुबरकल, जो कि हमारे पास वर्टिब्री से आर्टिकुलेट नहीं करता, बस उसको हम है ना वो मतलब जो वर्टिब्री होती है उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस पे इसको डायरेक्टली अटैच नहीं होता। यानी कि जैसे हमारे पास आर्टिकुलेटिंग वाला जो है ना, वो हमारे पास उसके पास फैसे आर्टिकुलेटिंग टुबरकल मतलब एक रफ एंड एरिया या फैसेट है टुबरकल, उस वो डायरेक्टली अटैच होगा बाय ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर। लेकिन ये जो नॉन आर्टिकुलेटिंग है वो सिर्फ लिगामेंट्स के थ्रू अटैच हो जाएगा, डायरेक्टली वो ट्रांसवर्स प्रोसेस के थ्रू ट्रांसवर्स प्रोसेस के पास अटैच नहीं होगा। ये फ़र्क याद रखना कि आर्टिकुलेटिंग टुबरकल डायरेक्टली अटैच होगा ट्रांसवर्स प्रोसेस पे,
लेकिन ये जो नॉन आर्टिकुलेटिंग ट्यूबरकल है ये हमारे पास डायरेक्टली अटैच नहीं होगा। तो ये कैसे अटैच होगा? लिगामेंट्स के थ्रू अटैच होगा, ये फ़र्क याद रखना। फिर जैसे ही हमारे पास रिब आगे चलेगी तो हमारे पास क्या होता है कि रिब के 2 बॉर्डर्स हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। और इन्फीरियर बॉर्डर पे हमारे पास क्या होता है कि हमें है ना बाकायदा एक रिज नज़र आती है जिसको कहते हैं कॉस्टल, मतलब जैसे जो मार्किंग होती है कॉस्टल ग्रूव के लिए। इन्फीरियर बॉर्डर पे हमारे पास जैसी बेंडिंग हो रही होती है, टर्न कर रही होती है रिब, तो वहाँ पे हमारे पास एक ग्रूव बनता है जिसको कहते हैं कॉस्टल ग्रूव। और ये ग्रूव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास न्यूरोवास्कुलर बंडल्स जो हैं वो भी इसी तरीके से, मतलब इसी के ऊपर से रन करते हैं। इन्फीरियर बॉर्डर के ऊपर जहाँ कॉस्टल ग्रूव होता है वहाँ पे हमारे पास न्यूरोवास्कुलर बंडल्स रन करते हैं, और ये पॉइंट बहुत ज़्यादा वीक पॉइंट होता है रिब के ब्रेकेज होने में भी। यही वो पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास रिब जो है वो 2 पीसेस के अंदर या कभी फ्रैक्चर वगैरह होता है तो यहाँ से टूट सकती है, और इसी पॉइंट को हम वीक पॉइंट ऑफ अ रिब भी कहते हैं। ठीक है? तो ये मैंने थोड़ा बहुत इसका बता दिया। अच्छा, न्यूरोवास्कुलर बंडल की अरेंजमेंट भी याद रखना कि है ना रिब के कॉस्टल ग्रूव के ऊपर न्यूरोवास्कुलर बंडल किस तरीके से अरेंज होते हैं। तो हमारे पास सबसे पहली जो होती है वो होती है वेन, उसके बाद होती है आर्टरी, और उसके बाद होती है नर्व। तो ये चीज़ भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे ही हमारे पास रिब आगे चलती है, एक जैसे ये टिपिकल रिब हम डिस्कस कर रहे थे, तो जैसे ही रिब आगे चलती है तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एंटीरियर एंड पे होते हैं कॉस्टल कार्टिलेज। अब रिब का और कॉस्टल कार्टिलेज का भी जॉइंट बनता है, वो हमारे पास कौन सा होता है, वो हमारे पास होता है प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है? और फिर ये हमारे पास अटैच, ये जो कॉस्टल कार्टिलेज जो है, अब वो हमारे पास अटैच होगा किसके साथ? स्टर्नम के साथ। और स्टर्नम के भी कौन से प्रोसेस पे? अगर हमारे पास फर्स्ट रिब है तो वो हमारे पास मैन्युब्रम पे अटैच होगी, सेकंड रिब है तो हमारे पास वो भी मैन्युब्रम पे अटैच होगी, लेकिन सेकंड रिब जो है वो हमारे पास मैन्युब्रम के इंफीरियर पार्ट पे भी अटैच होती है, और फिर हमारे पास वो स्टर्नम के बॉडी वाले पार्ट पे भी अटैच होती है। तो ये चीज़ याद रखना है कि ये सेकंड रिब जो है उसका जॉइंट जो होगा, यानी कि उसके कॉस्टल कार्टिलेज का जॉइंट विद स्टर्नम 2 कैविटीज़ के अंदर डिवाइड होगा। एक कैविटी जो कि हमारे पास इसका है ना जॉइंट बनाएगी सेकंड रिब के एंटीरियर एंड का विद inferior part of mandibular, और second cavity between in a costal cartilage of second rib and the upper part of। अब हमें एटिपिकल रिब्स डिस्कस करनी है। तो एटिपिकल रिब्स कौन कौन सी हैं हमारे पास? फर्स्ट रिब, सेकंड रिब, 10th रिब, 11th और 12th, ये 4 रिब्स जो हैं, ये जो हैं हमारे पास 5 रिब जो हैं ये हमारे पास एटिपिकल रिब्स होती हैं। अब इनके हम एटिपिकल फीचर्स देखेंगे कि फर्स्ट रिब जो होती है, फर्स्ट रिब हमारे पास एटिपिकल इसलिए कि ये हमारे पास एक तो शॉर्टेस्ट होती है, उसके बाद फिर हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास ट्विस्टेड रिब नहीं होती। दूसरी क्या चीज़ कि इसके पास कॉस्टल ग्रूव नहीं होता। तीसरी क्या चीज़ कि हर रिब के पास क्या होता है कि हमारे पास एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस होती है, लेकिन इस रिब के पास क्या होता है, हमारे पास सुपीरियर और इन्फीरियर सरफेस होती है, क्योंकि इसकी अरेंजमेंट जो होती है वो हमारे पास है ना मतलब ऑब्लिक होती है। बाकी सब की तो हॉरिजॉन्टली हमारे पास अरेंज्ड हो रही होती है, लेकिन इसकी जो होती है वो हमारे पास ऑब्लिक होती है। तो इसी वजह से हमारे पास क्या होता है कि इसके पास इसके पास सुपीरियर और इन्फीरियर सरफेस होती है। तो इसकी जो सुपीरियर सरफेस होती है वहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि ग्रूव होते हैं, 2 ग्रूव्स होते हैं। उन 2 ग्रूव्स को हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं सबक्लेवियन ग्रूव्स। और उन ग्रूव्स से हमारे पास क्या होता है कि आर्टरीज और वेन्स पास होती हैं, वरना वैसे इसके पास कॉस्टल ग्रूव तो नहीं है, तो हमारे पास फिर कहाँ से पास होंगी? तो इसकी सुपीरियर सरफेस के ऊपर 2 ग्रूव्स बने हुए होते हैं अलग से, वो इसका एक एटिपिकल फीचर है। तो वहाँ से हमारे पास आर्टरीज और नर्व्स और वेन्स पास होती हैं। अब 2 ग्रूव्स कौन-कौन से हैं? ये हमारे पास होते हैं सबक्लेवियन ग्रूव्स, और ये दोनों ग्रूव्स सेपरेटेड होते हैं बाय ट्यूबरकल, और उस ट्यूबरकल को हम क्या कहते हैं? स्केलिन ट्यूबरकल। स्केलिन ट्यूबरकल क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर आके हमारे पास स्केलिन मसल एक होता है, वो आकर अटैच्ड होता है। ठीक है? अब स्केलिन मसल के अगर एंटीरियर साइड पे हम देखें तो वेन होती है, और वो हमारे पास एंटीरियर वाले ग्रूव से जाती है, और इसके पोस्टीरियर साइड पे देखें तो हमारे पास क्या होती है? आर्टरी होती है, और फिर उसके आर्टरी के बराबर में क्या होती है? नर्व होती है, जो कि यहाँ से पास होती हैं। ठीक है? उसके बाद अगर हम देखें कि इसके एक और एटिपिकल फीचर क्या है, तो फर्स्ट रिब के हेड के पास एक फैसेट होता है। ठीक है? उसके बाद हम अगर देखें कि सेकंड रिब, तो सेकंड रिब के पास क्या होता है कि सेकंड रिब के भी आउटर सरफेस जो है, उसकी आउटर सरफेस के पास हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक ट्यूबरोसिटी होती है जिसको हम कहते हैं सेरेटस ट्यूबरोसिटी। और इसको हम सेरेटस ट्यूबरोसिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर आके हमारे पास सेरेटस एंटीरियर मसल होता है जो कि आके अटैच होता है, तो इसी वजह से इसको हम सेरेटस ट्यूबरोसिटी कहते हैं। ठीक है? क्योंकि वहाँ पे आके हमारे पास क्या होता है, सेरेटस एंटीरियर जो मसल होता है वो आके अटैच होता है। तो सेकंड रिब का एक ये यूनिक फीचर है। इसी तरीके से हमारे पास 10th 11th और 12th मैंने कहा कि ये भी हमारे पास एटिपिकल है। तो ये एटिपिकल क्यों है? क्योंकि 10th रिब जो है उसके पास भी हमारे पास हेड के पास एक ही फैसेट होता है। ठीक है? और 11th और 12th में क्या होता है कि 11th और 12th में ना तो नेक होती है और ना ट्यूबरकल होता है। तो याद रखना कि 11th और 12th जो है वो हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ जॉइंट
नहीं बनाते। 11th और 12th जो है वो हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ जॉइंट नहीं बनाते। ट्रांसवर्स प्रोसेस और वर्टिब्रे के साथ 11th और 12th जो रिब है वो जॉइंट नहीं बनाती, और इन दोनों के हेड के पास भी एक एक फैसेट होता है। तो ये जो थे ये फीचर्स थे किसके, एक ए